हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और ये टॉपिक है फोर्स एक्सपेंड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक की कंटिन्यूटी बनती है और ये हमें ले जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तक। अगर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आगे के टॉपिक में भी हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आएगा और आप मेरे इस लेक्चर पर बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते टॉपिक फोर्स एक्शन बाय मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर मान लेते हैं, और ये एक चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने थीटा एंगल बनाया और इस तरह से ये मूव कर रहा है। तो अगर ये थीटा एंगल बना करके मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है तो इस वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट देखिए ये हो जाएगा v cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट होंगे। अब ये देखा गया है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑन दी चार्ज पार्टिकल जो अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स, वो जो चार्ज पार्टिकल है ना, फोर्स ऑन दी चार्ज पार्टिकल जो एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। यानी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही चार्ज पार्टिकल पर फोर्स भी अप्लाई होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक मैग्नेटिक फील्ड वीक फोर्स। दूसरा कि इस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू, कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा चार्ज अल्फा पार्टिकल पर है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में अल्फा पार्टिकल ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है। तो इसलिए चार्ज पार्टिकल पर थर्ड डिपेंड करता है इस कंपोनेंट पर। इस कंपोनेंट में नहीं, ये वाला जो कंपोनेंट है साइन कंपोनेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी v sin थीटा पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि ये वैल्यू कितनी है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम इन तीनों को क्लब कर दें तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यहां पर हम लोग ये कांस्टेंट k लगा देते हैं, q v b sin थीटा। और SI में हम लोग SI में जब सारे वैल्यू को SI में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर जो K की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। SI का मतलब है जैसे कि फोर्स हम न्यूटन में मान लें, चार्ज को कूलम में, V को मीटर पर सेकंड में मान लें और थीटा को 90 डिग्री मान लें, तो ऐसे सिचुएशन में K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब K की वैल्यू 1 हो जाएगा तो हमारे पास F का क्या रिजल्ट आएगा? तो देखो F हमारे पास बन जाएगा, बताइए क्या बनेगा? ये हो जाएगा Q V B एंड साइन थीटा। ये हमारा हो जाएगा फोर्स एक्सपेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये दिस द फोर्स। अब ये जो फोर्स है, अब अगर देखोगे तो इन सारे फैक्टर पर, चार्ज पर, v पर, b पर, इसके ऊपर और थीटा पर डिपेंड करता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर मान लो कॉन्सेप्ट अगर हम देखें कि इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर तो आपका चार्ज जीरो है, अगर चार्ज आपका जीरो है यानी जैसे न्यूट्रल पार्टिकल है, तो अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर Q जीरो हुआ तो F की वैल्यू क्या हो जाएगा? F की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो या रेस्ट पे रखा हो, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हम ये देख रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या देख रहे हैं बच्चे, देखिए ध्यान से, कि अगर कोई जो चार्ज पार्टिकल है
अगर वो रेस्ट में है तो ऑब्वियस होता है कि रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो क्या फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो आंसर होगा नहीं सर, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल तो है, यानी चार्ज उसके ऊपर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में वो मोशन में नहीं है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में नहीं होगा तब भी उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एक ये भी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। और क्या देख सकते हैं, और देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मान लो कि जो थीटा है वो जीरो है या 180 डिग्री है। अब थीटा जीरो और 180 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल भी मूव कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और वैसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। और वैसे ही अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है वो उसके अपोजिट यानी अपोजिट मूव कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये चार्ज पार्टिकल है। तो अगर इस तरह की मूवमेंट हो गई तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ जब थीटा की वैल्यू जीरो हो या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाती है बताइए, हैं? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो क्या फोर्स लग रहा है, तो आंसर होगा नहीं सर, फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यानी इस केस में भी फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे या वो एंटी पैरेलल मूव करे तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मान लें। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है ना, ये मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या बन जाएगा, ये हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए तो बताओ बच्चे कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू वी बी। ठीक है, ये फोर्स मैक्सिमम होगा। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में वो चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स तब एक्सपीरियंस करता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि कब कब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और कब कब फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म। फोर्स है तो वेक्टर फॉर्म में भी होनी चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म देखिए क्या है इसका, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें तो बच्चे देखो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, यहां पर ये एन कैप लगे जो कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, यानी डायरेक्शन को बता रहा होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर v वेलोसिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड या जितने भी फील्ड होते हैं वो वेक्टर ही होते हैं। तो वेक्टर b वेक्टर है इनटू में साइन थीटा और एन कैप है। तो क्या ये अगर हम इन तीनों को एक साथ कर लें तो क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा q इंटू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा v क्रॉस b, है ना। हम इसको b क्रॉस b भी लिख सकते हैं लेकिन हम लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा जो साइन कन्वेंशन है या जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बना हुआ है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। इसलिए आप ध्यान रखना कि जब भी आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लिखना, b क्रॉस b नहीं लिखना। ठीक है, ताकि हम लोग डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ सके। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई। और अगर बच्चे देखो अगर आपको ये लग रहा है कि F इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, तो हमेशा ध्यान में रखना कि V अगर क्रॉस प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लो कि ये वेलोसिटी है और ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक प्लेन में है। ठीक है, दोनों एक प्लेन में है। तो
क्योंकि फोर्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि B को और V को एक अगर प्लेन में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी जिस प्लेन पर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड होगा, फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा। मान लो ये एक प्लेन है और इसमें चार्ज पार्टिकल ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो फोर्स हमेशा ऐसे हो जाएगा, है ना, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ऐसे भी होगा। ये हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बट ये कंफर्म है कि जिस प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड होंगे, हमेशा फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर F जो है वो B के परपेंडिकुलर है और F जो है यहाँ V के परपेंडिकुलर है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि V और B भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो पेपर में अगर मान लिया जाए ये आ जाता है, एक इक्वेशन दे दिया और बोला गया कि बताओ इसमें कौन से पेयर आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप कहोगे सर F और B परपेंडिकुलर है और F और V परपेंडिकुलर है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि V और B भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। वो कंडीशनल केस है कि जब मैक्सिमम फोर्स होगा तो V और B आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था वेक्टर फॉर्म हुआ। तो आई होप कि इसके वेक्टर फॉर्म समझ में आ गए। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया कि वेक्टर फॉर्म का मतलब है फोर्स की डायरेक्शन, तो आइए देखते हैं कि हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल भी है और भी कुछ अदर रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम फोर्स की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं। सो आइए समझते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग का रूल यूज किया गया, लेफ्ट हैंड रूल यूज किया गया है। तो देखिए लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं या फोर फिंगर भी कहते हैं, फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर ले। बट ये नॉट नेसेसरी कि ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो, बट आप अगर तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेते हैं तो ये है थंब, ये है फोर फिंगर, ये है मिडिल फिंगर। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो मिडिल फर्स्ट फिंगर है ना, ये जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, ठीक है, जो फर्स्ट फिंगर है ये कहता है कि ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में आपका फर्स्ट फिंगर होना चाहिए। मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है चार्ज की डायरेक्शन, की जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो मिडिल फिंगर है हमारा, है ना, जो हमारा मिडिल फिंगर है वो हमारा बता रहा है चार्ज यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन। तो कहता उस केस में ये जो हमारा थंब है, ये जो हमारा थंब है लेफ्ट हैंड का, ये थंब हमारा बताएगा फोर्स, कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। एक बात और बता दूं बच्चे, ये ध्यान रखना कि अगर मान लो यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है ना, तो ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड की बात करता है, या जो क्रॉस होता है वो हमेशा इनवर्ड की बात करता है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन या इनवर्ड, है ना, इनटू द प्लेन, इसकी बात करेगा। ठीक है, कौन, क्रॉस। और जो डॉट है बच्चे, ये ध्यान रखना, ये होगा आउटवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, ये हो जाएगा आउटवर्ड, आउटवर्ड टू द प्लेन, यानी ये आउटवर्ड टू द प्लेन की बात करें, बाहर की ओर, है ना। क्रॉस हो गया अंदर की ओर और डॉट हो गया बाहर की ओर, है ना। जैसे आपने कभी आप ट्रेन को देखो तो उसके पीछे क्रॉस लगा हुआ रहता है, यानी कि जो इंजन है वो अंदर की ओर है, यानी आगे की ओर है, और सामने से जो जब ट्रेन आ रही होती है तो उसकी हेडलाइट को डॉट की तरह मान लो वो आपकी ओर आ रही है। ठीक है, तो उसे आप डॉट की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो जब ये बात समझ में आ जाए तो आइए देखते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन को कैसे देखेंगे। मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये मान लो हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस है, इसका मतलब है कि
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है ना। तो ये हमारा मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इसे बी मान लीजिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन है। और एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल वो ऐसे मूव कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, सॉरी, अब हमें ये देखना है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऐसे अंदर की ओर, और ये है आपका चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनटू द प्लेन, ये हो गया चार्ज पार्टिकल। तो देखिए आपका थंब कहाँ लग रहा, थंब ऊपर की ओर लग रहा। अगर थंब ऊपर की ओर लग रहा है इसका मतलब इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऐसे लग जाएगी, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये हो गया फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज करंट। अगर आप इसको करो, फोर्स से एफ ले लो, मैग्नेटिक फील्ड से एम और चार्ज से सी, एफ एम सी, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। आई होप कि डायरेक्शन को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के थ्रू फोर्स का डायरेक्शन निकाला जाए, तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप राइट हैंड पे जाइए और ये दोनों को इंटरचेंज कर लेना। तब क्या होगा कि ये जो मिडिल फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा और ये चार्ज की डायरेक्शन बन जाएगा और ये फिक्स रहेगा फोर्स की डायरेक्शन। फिर से समझिए, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा चार्ज और ये फोर्स एज इट इज फिक्स रहेगा। इसके थ्रू भी हम लोग देख लेते हैं, आसान है। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन और ये है चार्ज पार्टिकल। देखिए फोर्स कहाँ है, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। तो आप लेफ्ट हैंड के थ्रू भी निकाल सकते हैं और आप राइट हैंड थ्रू के भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एक और कॉन्सेप्ट इसमें ये कहता है कि मान लो अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको निकालना चाहें, तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है इसके फोर्स के डायरेक्शन को निकालने का, और वो क्या है कि आप ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, उस फॉर्मूले के थ्रू भी हम, जो हमारा फॉर्मूला है, देखिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, F इजिकल टू क्यू V क्रॉस B। तो हम इसके थ्रू भी फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट का, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये I है, ये J है और ये K कैप है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर पॉजिटिव लेते हैं और अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हम नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। यानी I क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस के, और J क्रॉस I अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस के, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में प्लस और क्लॉकवाइज में माइनस, यानी ऐसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो प्लस लेंगे, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज, तो माइनस में कंसिडर करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो इससे ये भी समझ में आ जाए। सर सपोज करो कि जो हमारा वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस की ओर है, एक्स एक्सिस है ना। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो हम इसको आई कैप कंसिडर कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो माइनस आई कैप। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो नेगेटिव वाई एक्सिस पर है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस जे। अब आप फोर्स की डायरेक्शन इस फॉर्मूले में भी रख के निकाल सकते हो। तो F की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा Q V आई कैप हो गया और B हो गया माइनस जे कैप, ठीक है। तो यहां से F की जो वैल्यू होगी, देखिए क्या हो जाएगा, I क्रॉस J प्लस के हो जाएगा, तो ये वाला माइनस बाहर, और I क्रॉस J, तो I क्रॉस J की वैल्यू हो गया क्या, प्लस के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव ऑफ जेड एक्सेस होगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया तो नेगेटिव जेड एक्सेस में हो गया। तो फोर्स हो गया आपका नेगेटिव, कौन सा एक्सेस, जेड एक्सेस। यहाँ के कैप जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है तो नेगेटिव जेड एक्सेस में। लेकिन बच्चे एक चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमेशा मिस करते हैं,
वो ये कि हमने सारी बात तो की, लेकिन हमारा चार्ज जो है वो कैसा है। तो ये ध्यान रखना, हमने जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल यूज़ किया, वहाँ पर Q जो है वो प्लस में है, ध्यान रखिएगा। चाहे लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कीजिए चाहे राइट हैंड रूल यूज़ कीजिए, यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस में है, और अगर चार्ज माइनस में हुआ तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगा। अगर आपका जो चार्ज है वो मान लो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ऐसे सिचुएशन में आप रूल लगाओ, वही रूल लगाओ, लेकिन जो फोर्स है वो रिवर्स हो जाएगा, है ना, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, फोर्स बदल जाएगा, उसकी डायरेक्शन जो है ना अपोजिट हो जाएगी। जो आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होकर के नेगेटिव चार्ज हो जाता तो यहाँ पर माइनस माइनस से प्लस हो जाता, और हमारा जो फोर्स है वो नेगेटिव जेड एक्सेस नहीं होकर के पॉजिटिव जेड एक्सेस हो जाता। तो आई होप कि जो मैंने आपको लेक्चर दिए, जो बातें समझाई, आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान है, एक बार इस लेक्चर को अच्छी तरह से फिर से समझ लीजिएगा, और तब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर समझ में आ गया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे लेक्चर पर नए हैं, मेरे इस वीडियो पर, मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।